हेलो एवरीवन, ये सी सेट का पेपर है यूपीएससी का 2024 के लिए। इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आते हैं उनको बिना पढ़े कैसे करें, और वो भी कम टाइम में। थोड़ा सा भी उसको देख लें, अगर कॉम्प्रिहेंशन का जो भी पैराग्राफ है और उसका आंसर निकालें तो वो सही आएगा। जीएस के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। ये पहला सवाल था 2024 में जो पेपर आया था कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें खाद जो FAO है उसके अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है, मानव उपभोग के लिए जो 1/3 है खाद्यान्न की वो हानि या बर्बादी हो जाती है, और ये विश्व व्यापी है, यहाँ पर ये बोला हुआ है। और यहाँ पर बोला हुआ है 45% भू निम्नीकरण जो लैंड है वो उसका डिग्रेडेशन हुआ है, उसके बारे में बोला हुआ है। और यहाँ पर अत्यधिक भूजल जो कृषि पद्धतियाँ उसमें ये किया जा रहा है, तभी क्या होगा, यहाँ पर अधारणीय हो गया। और यहाँ पर 3.5 जो बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। इसमें ये दिया हुआ है मेनली यहाँ पर जो खाद्यान्न है उसकी हानि के लिए बोला हुआ है, जो उसकी बर्बादी हो रही है। अब इसमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिन्हें परिच्छेद से प्रतिपादित किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए निम्न जो खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से उत्तरदायी, इसकी यहाँ पर ऐसा कुछ भी बात नहीं की गई है। ये वितरण की जो चालू पद्धतियां हैं और ये पूर्ण रूप से, अब पहला है ना, इसमें यही गलत हो गया। अगर पहला ही यहाँ पर देख लें तो इसमें इसका आंसर निकल रहा है। अब पहला यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, ये पहला भी, और इसमें ये, तो बी बच जाता है। इसका आंसर बी है, बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई जा सकती हैं। इसमें पूर्व धारणाएं कौन सी बनाई जा सकती है? अब देखो यहाँ पर सभी नागरिकों की, यहाँ पर सभी नागरिकों की और सामाजिक नैतिक उत्तरदायित्व, इस पैराग्राफ में कहीं भी बात नहीं की है। ऊपर ऊपर मोटा मोटा भी इसको पढ़ें तब भी आंसर निकल जाते हैं। तो दूसरा तो गलत हो गया। अब इसमें दूसरा गलत हो गया, यहाँ पर देखें इसमें तो ये भी गलत और ये भी गलत। अब इसमें खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए अगर हम जीएस वाला नॉलेज से भी देखें इसको, खाद्यान्न जो वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने के लिए इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। और जो खाने की बर्बादी हो रही है उसमें हानि हो रही है तो उसको दोबारा से हमें प्रभावी बनाया जाएगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ए आंसर इसमें सही है। इस तरीके से वहाँ पर करने होते हैं। इसमें यहाँ पर जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर देखिए इस परिच्छेद को प्रतिपादित कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे इसमें केंद्रीय बैंक की बात की है, तो इसमें ये क्वेश्चन देखने के बाद उसमें पैराग्राफ बस ऊपर ऊपर मोटा मोटा भी देखें तब भी हो जाएगा। बिना मुद्रास्फीति जो बजट समर्थन है, अब बजट समर्थन, बजट को तो कौन लाती है? सरकार लेकर आती है। और जो मुद्रास्फीति जो मौद्रिक नीति होती है उसको आरबीआई लेकर आती है। तो यहाँ पर देखना है दोनों का लिंक हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा पैराग्राफ में। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वे सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थी, परिवारों की सहायता के लिए यहाँ पर मुक्त रूप से व्यय करती हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए जो सरकार है, सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी। जो भी यहाँ पर भुगतान करने की जो स्थिर यहाँ पर ऋणों को बनाए रखने के लिए अब सरकार क्या करेगी, उसमें जो भी खर्च कर रही थी उसमें कटौती करेगी, या करों में उसमें क्या करेगी, वृद्धि करेगी अपना खर्चे को पूरा करने के लिए। राजकोषीय जो समर्थन होगा उसके बिना, यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, राजकोषीय समर्थन के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। यहीं से इसमें क्वेश्चन बन रहा है इसका, तो ये नहीं किया जा सकता, पहला ऑप्शन ठीक है। और इसमें प्रभाव, सरकार जो मौद्रिक नीति के जो प्रभाव होंगे इसके प्रभाव होंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 ± के 2 ये बोली गई है जो इसकी रेट रखी जाएगी। यहाँ पर इसमें यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 और 2 से 6% मुद्रास्फीति होनी चाहिए। हमारी जो जीएस की नॉलेज होगी उसके बेस पर भी इसका आंसर निकल जाएगा। मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीतियों पर निर्भर हैं। इसमें दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें देखें, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, इसमें पूर्व धारणाओं के बारे में बात की गई है। पूर्व धारणाएं, इसमें उच्चतर कीमतें हो रही थी, सरकारों की राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, नहीं। इसमें मुद्रास्फीति की भी तो बात की गई है, नहीं है। उच्चतर कीमतें दीर्घावधि
जो सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित नहीं करती, ऐसा इसमें बोला नहीं है, इसमें बंद पत्रों की कहीं भी बात नहीं की गई है, तो दोनों ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे। इसका जो आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर फिर मैथ्स के सवाल है। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं, इसमें इसके बारे में बात की हुई है। और इसमें संगणन सांख्यिकी यहाँ पर फिर बोला है इष्टतमीकरण का प्रयोग करके गणितीय मॉडलों को इसमें रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। समस्याओं के निरूपण समाधान करने के लिए जो कलन विधि है, एल्गोरिथमिक तरीका है। पश्चिम के आरंभिक विश्वविद्यालयों ने व्यावसायिका, जो पश्चिम के विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय प्रशिक्षित करना इसमें आरंभ भी किया है। और कुछ ऐसे अत्यंत प्रतिभावान आयोजनकारों को जन्म दिया जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं विषयों को उस आयोजना पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया गया था। अब यहाँ पर जो जड़ें हैं सामाजिक विज्ञान, भूगोल और वास्तुकला में थी। भारत में आयोजना और इसका जो इसकी शिक्षा है पश्चिम से भिन्न है। इसमें बोला है जो भारत में आयोजना है वो यहाँ पर शिक्षा पश्चिम से कैसी है, अलग है। तो इसमें यहाँ पर यही देखते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है यहाँ पर तर्क संगत देखना है कौन सा इसमें होगा। इसमें बताया हुआ है यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस बार इसमें कूट नहीं दिया हुआ। नगर आयोजना, जो नगर आयोजना है पाठ्यक्रमों की पाठ्य चर्चा में विविध और अंतर विषयक उपागम यहाँ पर शामिल होना चाहिए। ये ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं आ रहा है। जो एक तो जो पूर्व धारणाएं वाले सवाल होंगे, अगर उसमें कहीं फैक्ट आ गया तो वो गलत हो जाएगा। अगर फैक्ट आ गया और अगर उसमें पैराग्राफ जो है और उससे आगे की लिंक करके बात दी जा रही है ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर फैक्ट आ जाता है तो गलत हो जाता है पूर्व धारणा वाला सवाल। क्योंकि पूर्व धारणा का मतलब होता है कि जब लेखक उस ग्राफ को लिख रहा था उसके पीछे क्या सोच थी लेखक की, तो वो होता है इसमें। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है भारत में नगर प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। ऐसा नहीं बोला उसने, अभाव नहीं है, इसकी बात नहीं की है, लेकिन पश्चिम से जो शिक्षा का आयोजन है वो अलग है भारत में। तो अभी तक इसमें दूसरा तो करेक्ट इनकरेक्ट है बिल्कुल 100%। तीसरा, भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है जहां अपर्याप्त निधियों की चिरकालिक समस्या। ऐसा भी इसमें कहीं नहीं बोला है कि चिरकालिक समस्या बनी रहती है। डी है हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण योजनाबंद। ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोला हुआ है, अत्यंत कठिन है। यहाँ पर भी देखो नेगेटिव बात है और सी में भी नेगेटिव बात है। जिसमें पॉजिटिव बात होगी वो ऑप्शन 100% करेक्ट ही होता है। इसमें यहाँ पर ए आ रहा है तो ए आंसर इसका करेक्ट है, 11 का ए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर पूर्व धारणाएं। अब यहाँ पर बोला हुआ है पूर्व धारणाएं कौन सी होंगी भारत में। अब इसमें यहाँ पर भारत में नगर व्यवसायी को, जो व्यवसाय है उसकी एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिसके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। जो नई पीढ़ी, इसमें नई पीढ़ी की आवश्यकता है जो आधुनिक नगर पद्धति का, इसमें देखो पॉजिटिव ये अप्रोच है इसमें और पूर्व धारणा का है, तो इससे यहाँ पर ये लिंक हो रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में, यहाँ पर वर्तमान में अभी का देखना है भारतीय विश्वविद्यालयों में। एक तो ऑप्शन ऐसे भी होते हैं वर्तमान की बात की जा रही होगी सेंटेंस में, जो भी ऑप्शन होंगे उसमें, और उसमें दी होगी पहले की बात, तो वहाँ पर भी उससे भी गलत हो जाते हैं। सिस्टम अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता थी, इसमें सामर्थ्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसका बी आंसर गलत, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी भी, तो ए आंसर इसमें बचेगा, 12 का आंसर ए। और इस तरीके से बहुत जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं।